आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को सुपर एग्जाम अड्डा की ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके ऊपर मां सरस्वती की कृपा बनी रहे और आप अपनी तैयारी के जो उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चे हैं, लास्ट 2-3 दिन की फाइट बची है, अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करते चले। करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और एक बार सारे जीएस के पार्ट को रिवीजन कर ले। नए पाठ को पढ़ने में समय मत व्यर्थ करें। और एक जो अफवाह लगातार बाजार में पेपर आउट होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस एक मैसेज तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखना मेरे भाई, 60 लाख बच्चे हैं। जो काम अब की बार आरओ में हुआ है, इसके पहले आरओ के एग्जाम में इतने ज्यादा फॉर्म कभी नहीं पड़े थे, 10 लाख फॉर्म कभी नहीं पड़े थे। और अब की बार पेपर आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, आउट ऑफ ट्रैक हो गया, पेपर एकदम अपने सेटअप से हट के अलग आ गया। उसी प्रकार हमको जो आशा लग रही कहीं यूपीपी में भी ना हो कि पेपर अपने लीक से हट के एक नए लुक में आ जाए। जो बच्चे 55 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग की आशा में हैं, कहीं 37-38 क्वेश्चन के पार्ट में ना आ जाए। इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए और ज्यादा तैयारी करिए। हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो, क्योंकि फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा है, ये मानक लगाया जा सकता है। चलिए आते हैं आपको प्रश्न पे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं। एक बार जो अति महत्वपूर्ण जीव विज्ञान का ऐसा प्रश्न जो सभी हमेशा आता है, उसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग प्रश्न पे आ जाएंगे। चलिए पहला क्या है कि कुछ हमारे क्या है, जैसे यहाँ पे रंग दिए गए हैं और उनका वर्णक क्या है, किसकी वजह से कौन से फल लाल होते हैं। जैसे दिया है सेब का लाल रंग। सेब का लाल रंग क्यों होता है? एंथ्रोसाइनिन की वजह से। एंथ्रोसाइनिन की वजह से बेटा सेब का रंग कैसा होता है? लाल होता है, एंथ्रोसाइनिन की वजह से। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन की वजह से। लाइकोपिन की वजह से टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। तीसरा, पपीते का रंग पीला क्यों होता है? कैरिका जैथिल की वजह से। कैरिका जैथिल की वजह से पपीते का रंग पीला होता है। गाजर का लाल रंग क्यों होता है? कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग लाल होता है। हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? जैंथोफिल की वजह से हल्दी का रंग पीला होता है। ये आपका क्या हो गया, किस फल का रंग क्यों लाल पीला होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि ये ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, रक्त समूह दिया गया है, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। इसमें बेटा आपको जानना है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, सभी का खून ले सकता है, और कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, सभी को खून दे सकता है। तो आप देखो ए किसको रुधिर वर्ग दे सकता है? जो ए वर्ग है बेटा, ये ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ले किससे सकता है? ओ से सब ले सकते हैं। और दे किसको और ये किससे ले सकता है? ए से। ठीक, बी वर्ग वाला किसको दे सकता है? बी वर्ग को और ए बी वर्ग को दे सकता है। किसको? ए बी को। ए बी को सब दे लेंगे। और किससे ले सकता है? ओ से और बी से ले, इसके पास यही ऑप्शन है। ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है? ए बी को। और प्राप्त किससे कर सकता है? ओ से, ए से, बी से, ए बी से। मतलब ये हो गया आपका सर्वग्राही हो गया बेटा। कौन सर्वग्राही हो गया? आपका सर्वग्राही हो गया ए बी। अब देखो ओ, ए बी ओ वाला ग्रुप सबको दे सकता है, मतलब ये हो गया सर्वदाता। ये हो गया सर्वदाता। और प्राप्त किससे कर सकता है? केवल और केवल ओ से प्राप्त कर सकता है। ठीक, आगे पार्ट पे चलेंगे बेटा। अगला पार्ट है, यहां से प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न तो आना तय ही है। यूपी पुलिस में 4 सेट है, तो 2 सेटों में यहां से एक प्रश्न आना 100% तय है बेटा। जैसे क्या है? संक्रामक रोग है, तो साधारण संक्रामक रोग है, लैंगिक संपर्क के जन्य रोग है, या रक्त संचरण से फैलने वाले रोग हैं। साधारण संक्रामक रोग बेटा कौन कौन से हैं? जीवाणुओं से होने वाले रोग, जैसे टिटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, क्षय रोग, टाइफाइड, कोढ़, ये सारे जीवाणु से होने वाले रोग हैं। टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, क्षय रोग, टाइफाइड, कोढ़। विषाणु जनित रोग कौन से हैं बेटा? विषाणुओं से होने वाले रेबीज, चेचक, छोटी माता खसरा और पोलियो। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया, पेचिस, पायरिया, काला ज्वर, निद्रा रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ से। कृमिजन्य रोग कौन से हैं? फाइलेरिया, टीएनएसिस और टिस्केसियसिस। ये कैसे रोग है बेटा? ये
कृमिजन्य रोग है। लैंगिक संपर्क में आने वाले गोनोरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनासिस और जननांग हर्पिस हो जाएंगे। रक्त संचरण से फैलने वाले रोग एड्स, HIV एड्स रक्त संचरण से, और हेपेटाइटिस ये रक्त के संचरण में कोई इंजेक्शन आपके खून से किसी दूसरे खून में लगेगा तो उसकी बीमारी आपके खून में आ जाएगी। रक्त संचरण से होने वाले कौन से हैं? एड्स और हेपेटाइटिस। HIV को लोग बेटा यहाँ रख देते हैं लैंगिक जन्म में, तो HIV लैंगिक जन्म से होता है, लेकिन जहां तक इससे होगा इंजेक्शन से, वही इंजेक्शन तुमको लग गया, वही इंजेक्शन उसको लग गया। ज्यादातर HIV किससे फैलता है? इंजेक्शन से फैलता है। कि वो कैसा है? रक्त संचरण। ज्यादातर प्रश्न कहां से आता है? या तो विषाणु से, या तो जीवाणु से, या तो विषाणु से आता है। कहां से आएगा? ठीक, अगला देखो, अगला है बेटा विटामिन रासायनिक नाम होने वाले रोग। अब जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ये आलो में मिलान करने को आया था। होने वाली बीमारी रतौंधी हो जाएगी। विटामिन B1 थाइमीन रोग हो जाएगा बेरी। तीसरा विटामिन B2 राइबोफ्लेविन क्या हो जाएगा? ओठ, जीभ व त्वचा में रूखापन। ठंडी के समय देखो रूखापन की समस्या बहुत है। और भार में कमी किसकी वजह से आता है? विटामिन B2 की वजह से। विटामिन B3 नियासिन रोग क्या हो जाएगा? पेलाग्रा हो जाएगा। विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन, रोग क्या होगा? अरक्तता, एनीमिया रोग हो जाएगा बेटा। अगला क्या है? विटामिन B12 साइकोकोबालिन रोग क्या हो जाएगा? एनीमिया, अरक्तता। इससे भी क्या होगा? अरक्तता होगा। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल, और रोग क्या होगा? एस्कर्वी रोग हो जाएगा बेटा। विटामिन डी क्या है? कैल्सीफेरॉल, और रोग क्या हो जाएगा? रिकेटस रोग हो जाएगा। विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन ई की कमी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल, और रासायनिक इसका रोग क्या होगा? नपुंसकता। रोग क्या होगा? नपुंसकता। अगला क्या है? अंतिम क्या है? विटामिन के का है बेटा रक्त, क्या नाम है? फिलोबिनोन, और रोग क्या होगा? रक्तस्राव। एक काम आपको छोटा सा यहाँ पे बेटा करना पड़ेगा। वो काम क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे इतने विटामिन आपको है, कौन सा विटामिन वसा में घुलता है? अगर आपको पता है तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। और कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? आप जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाई, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टेटस अगर संभव हो, आपको मेरी क्लासेस समझ में आती हो, जरूर लगा दिया करो। अब आते हैं प्रश्न पे। चलो आ जाओ, प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है? निम्नलिखित में अमरत्व का मतलब कभी न मरने का गुण पाया जाता है। अमीबा में, हाइड्रा में, स्कैरिस में, या जोंक में? तो बेटा ये सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन अमीबा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। किसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है? अमीबा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। अगला, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। कौन? अमीबा, युगलिना, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम? यहाँ पे बेटा पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है युगलिना। कौन हो जाएगा? युगलिना हो जाएगा, युगलिना। अगला आपका क्या? निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? क्रेफिश, फ्लाइंग फिश, कैटल फिश या सिल्वर फिश? इसमें एक कौन सी मछली वास्तविक रूप में है और सबका सिर्फ नाम फिश के नाम पे किया गया है? तो बेटा फ्लाइंग फिश ही इसमें एक मछली है, बाकी सबका नाम के पीछे ही फिश लगा है, वास्तविक मछली कोई नहीं है। ठीक, ये प्रश्न एक दो बार आ भी चुका है। शीत रक्त वाला प्राणी कौन सा है? शीत रक्त वाला प्राणी बेटा कौन सा है? सर्प शीत रक्त का प्राणी है, ये तो है भैया। उसके बाद कौन सा पूछ रहा है? मेढक भी ठंडे खून का शीत रक्त का प्राणी है बेटा। छिपकली भी शीत रक्त का प्राणी है। तो यहाँ पे तुम किसको टिक कर दोगे? ये सभी शीत रक्त के प्राणी बेटा क्या है? ये सभी हमारे शीत रक्त के प्राणी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? प्रोटोजोआ का है, हेरमिकार्टेडा का है,
इकाई नोडेमेटा का है या आर्थ्रोपोडा का है? तो बेटा हो जाएगा आर्थ्रोपोडा का। किसका हो जाएगा बेटा? आर्थ्रोपोडा का हो जाएगा। अगला क्या है? एम्फीबिया। एम्फीबिया का वर्ग के जंतु है। एम्फीबिया वर्ग के जंतु कौन से होते हैं? सिर्फ जल में पाए जाते हैं, जल एवं थल दोनों में पाए जाएंगे, सिर्फ पेड़ पर पाए जाते हैं, सिर्फ थल पर पाए जाते हैं। तो बेटा जल एवं थल दोनों पे पाए जाते हैं। कौन से वर्ग के जीव? एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग के जीव जल एवं थल दोनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? ये सब तुमने कहीं नहीं सुना होगा। नियत तापी प्राणी कौन सा है? सार्क है, सांप है, छिपकली है या चमगादड़ है? तो बेटा नियत तापी प्राणी हमारा हो जाएगा चमगादड़। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी हमारा कौन सा हो जाएगा? चमगादड़ हमारा नियत तापी प्राणी हो जाएगा। अगला क्या है? डायनासोर थे। किस युग में डायनासोर थे बेटा? सिनोजोइक सर्पिसरिप में, मेसोजोइक पक्षी में, पैलियोजोइक एमीफीबिया में या मेसोजोइक सर्पिसरिप में? तो आपको इसके पहले इतिहास में भी इस पॉइंट को, भूगोल में हमने बात कर लिया है। मेसोजोइक सर्पिसरिप में क्या थे? डायनासोर पाए जाते थे। किस युग में? मेसोजोइक युग में। किस युग में? मेसोजोइक सर्पिसरिप युग में डायनासोर पाए जाते थे। विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित रहती हैं। विषैले सर्पों में कौन सी ग्रंथियां? विष ग्रंथियां परिवर्तित रहती हैं। यकृत ग्रंथि में, लाल ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में या इन सभी में? तो कभी भी जब आप सांप देखेंगे, जब सांप काटते हैं उनके लाल में विष क्या होता है? कन्वर्ट रहता है। तो किस ग्रंथि में पाया जाएगा? लाल ग्रंथि में। कहाँ पाया जाएगा बेटा? लाल ग्रंथि में पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों की हड्डियां होती हैं खोखली, ठोस व लचीली या इनमें से कोई नहीं? पक्षियां उड़ती हैं और उनकी हड्डियां कैसी होती है? खोखली होती है, तभी वो हल्के होने के कारण उड़ पाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच या एम्यू? तो आपको बताना है कि कौन सी पक्षी यहाँ पे दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने और दे दिया है, सबसे बड़ी। तो बेटा पेंगुइन भी उड़ नहीं पाते, चलते हैं। एमू भी उड़ नहीं पाते, चलते हैं। कीवी भी। और क्या है? ऑस्ट्रिच भी क्या करते हैं? उड़ नहीं पाते। लेकिन जब सबसे बड़ी की बात आएगी तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ऑस्ट्रिच को। ये सबसे बड़ी है, उड़ नहीं पाती, दौड़ती है। क्या करती है? दौड़ती है। शुतुरमुर्ग भी बहुत ज्यादा उड़ नहीं पाते, दौड़ते ही हैं। पेंगुइन भी उड़ नहीं पाती, दौड़ती ही है, चलती ही है। कीवी भी उड़ नहीं पाती, दौड़ती ही है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी की जब बात करेंगे तो हम किसको करेंगे? ऑस्ट्रिच को करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? सबसे विशाल जीवित स्तनधारी जीव होते हैं। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी जीव होते हैं बेटा नीली व्हेल या व्हेल के ग्रुप में जाएंगे हम, हाथी के ग्रुप में नहीं जाएंगे। किस पे जाएंगे? नीले व्हेल को ले लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? स्तनियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? स्तनियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं या 6 कक्ष होते हैं? बिना स्तनियों के हृदय में 3 कक्ष होते हैं और स्तनियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। बेटा कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त स्राव तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? गाय में, मनुष्य में, चमगादड़ में या बकरी में? किसमें सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है खून का? तो बेटा बकरी का खून का तापमान सबसे ज्यादा होता है। किसका? बकरी का। अगला प्रश्न क्या है? डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन एम्फीबिया है, स्तनधारी है, पक्षी है या मछली है? तो आपको बताना है डॉल्फिन किसका उदाहरण है? डॉल्फिन स्तनधारियों का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्तनधारी का उदाहरण डॉल्फिन हो जाएगा। अगला क्या है? अगला क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीन है, कोशिका है, जीव द्रव्य है या माइटोकॉन्ड्रिया है? तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। जीवन का भौतिक आधार बेटा क्या है? जीव द्रव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में रहा है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? गाल्जी काय को, न्यूक्लियोलस को, राइबोसोम को या माइटोकांड्रिया को? तो बेटा कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? लाइबोसोम, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काय? तो कोशिका में प्रोटीन निर्माण का जो स्थल है बेटा वो हो जाएगा राइबोसोम। कौन हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका में कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तता या ये सभी? तो बेटा पादप कोशिका में ये लवक भी पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, रिक्तिका भी पाई जाती है। तो हम यहाँ टिक करेंगे ये सभी। क्या टिक कर देंगे? ये सभी टिक कर देंगे। ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम, राइबोसोम या गाल्जी काय? तो बेटा लाइसोसोम क्या कहलाता है? आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। अगला प्रश्न, किसी कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? प्रोटीन है, जल है, वसा है या खनिज है? तो बेटा किसी भी कोशिका में 80% से ज्यादा पाया जाने वाला भाग क्या है? जल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जल कहलाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा ये। क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक कहा जाता है। राइबोसोम को, गाल्जी काय को, माइटोकांड्रिया को, लाइसोसोम को? तो बेटा यातायात प्रबंधन कहा जाता है गाल्जी काय को। किसे कहा जाता है? गाल्जी काय को कहा जाता है। अगला, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्डेयर ने, क्रिक ने, वाटसन ने या जोहान्स ने? तो बेटा जीन शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग जोहान्स वर्ग ने किया था। किसने किया था? जोहान्स ने किया था। किसका? जीन का प्रयोग। अगला प्रश्न, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है डीएनए में, क्रोमोसोम में, आरएनए में या राइबोसोम में? तो बेटा क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने संतति कोशिका का निर्माण होता है? कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? 2 का होता है, 4 का होता है, 6 का होता है या 8 का होता है? तो समसूत्री विभाजन में बेटा कितने का होता है? 2 का होता है। 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न क्या है? ग्रेंगल मेडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन? ग्रेगर मेडल कोशिका सिद्धांत के, उत्परिवर्तन सिद्धांत के, अनुवांशिकता के नियम के, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के कारण? तो बेटा ऑप्शन सी सही होगा। अनुवांशिकता के नियम के कारण ग्रेगर मेंडल क्या होंगे? प्रसिद्ध होंगे बेटा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, जीन उपस्थित होते हैं। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? राइबोसोम में, गुणसूत्रों में, हरित लवकों में या माइटोकांड्रिया में? तो जीन बेटा उपस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है या कार्बोहाइड्रेट है? तो बेटा कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। क्या है भैया? डीएनए है। डीएनए हो जाएगा। ठीक। अगला क्या है? अगला प्रश्न है डीएनए एक द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया? डीएनए का
द्विकुंडल प्रारूप किसने प्रतिपादित किया है? रॉबर्ट हुक ने, जॉन साल्क ने, वाटसन एवं क्रिक ने, स्लाइडेन एवं श्वास ने। तो बेटा डीएनए का द्विकुंडली प्रारूप दिया है वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया है? वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। अगला प्रश्न कौन सा है? मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम से मिलने से पुत्र का जन्म होता है? मनुष्य में पुरुष और स्त्री के किस क्रोमोसोम के मिलने से किसका जन्म होता है? पुत्र का। किसका? किसके बेटा? तो पुरुष के वाई और स्त्री के एक्स। पुरुष के वाई और स्त्री के एक्स, सॉरी ये नहीं है, ये कौन? ये वाला। पुरुष के वाई एवं स्त्री का एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन डी वाला, मिलने से क्या होता है बेटा? पुत्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? शिशु का पितृत्व सिद्ध करने के लिए, शिशु का पितृत्व सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? कि पुत्र जो बेटा है उसमें उसके पिता को सिद्ध करने के लिए क्या किया जाएगा? आपने बहुत बार देखा होगा प्रोटीन का विश्लेषण। कभी ऐसा हुआ किसी के प्रोटीन से उसका वो किसका बेटा है तय किया जा सके? कभी ऐसा संभव नहीं हुआ है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रिंटिंग के द्वारा। ठीक। तीसरा क्या? गुणसूत्र द्वारा या डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण द्वारा। तो आप हमेशा जब भी देखेंगे कहा जाता है कि भैया एक मामला हो गया, उनका डीएनए टेस्ट होगा, वो किसके बेटे हैं, किसके बेटे हैं। लेकिन यहाँ पे ये मामला थोड़ा सा बेटा टफ कर दिया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए में कौन सा फिंगरप्रिंटिंग? बिल्कुल नहीं। डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण, पुत्र को चेक, किसी की जीन या आनुवंशिकता को चेक करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन डी तुम्हारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा है जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? एजी बोस ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, एचसी खुराना ने किया था या वाटसन ने किया था? तो बेटा यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण एचसी खुराना ने किया था। किसने किया था? एचसी खुराना ने किया था। अगला प्रश्न क्या है भैया कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? किसके सिद्धांत का? उत्परिवर्तन के सिद्धांत का। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, हक्सले या ह्यूगो डे ब्रीज? तो बेटा यहाँ पे हमारा कौन होगा? अब बच्चे ने अगर नहीं पढ़ा है तो वो लेमार्क और डार्विनवाद में फंस के रह जाएगा। उसे लगेगा कक्षा 6-7 में लेमार्कवाद डार्विनवाद हम पढ़े, वही मार्केट लगाएगा। नहीं बेटा, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक ह्यूगो डे ब्रीज थे। कौन थे? ह्यूगो डे ब्रीज हो जाएंगे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। बेटा अगला प्रश्न हमारा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डे ब्रीज ने दिया, लेमार्क ने दिया, अरस्तु ने दिया या चार्ल्स डार्विन ने दिया? तो ये आपका तुरंत आ जाएगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने दिया, जिसको तुम 6-7 में डार्विन और लेमार्कवाद को बहुत अच्छे से पढ़े हो। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था बेटा। अगला प्रश्न हमारा होगा निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है? ऑप्शन ए निमेशिक झिल्ली, ऑप्शन बी कर्णाभ मांसपेशी, ऑप्शन सी सामने वाले चपटे दांत, ऑप्शन डी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से अवशेषी अंग नहीं है। किसके? मनुष्य के। तो बच्चे ज्यादातर टिक बेटा इसको करेंगे, लेकिन सही होगा सामने वाले चपटे दांत। सामने वाले चपटे दांत क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, कोशिका परिवहन, कोशिकीय श्वसन? तीनों बिल्कुल गलत। अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन ही डीएनए का वास्तविक कार्य होता है। अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन ही डीएनए का कार्य हो जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी,
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवहन हेतु आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में परिवहन हेतु आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। जीन, क्रोमोसोम, केंद्रक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन होगा बेटा क्रोमोसोम। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में परिवहन हेतु कौन उत्तरदायी होगा? क्रोमोसोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? अभी इसके पहले मैंने आपको बताया भी था आनुवांशिक रोग, वर्धनता, टर्नर सिंड्रोम या हीमोफीलिया। तो बेटा आनुवांशिक रोग में वर्धनता भी आता है, टर्नर सिंड्रोम भी आता है और हीमोफीलिया भी आता है। आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी वाला, ये सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में, हीमोफीलिया आपने यहां तो पढ़ लिया हीमोफीलिया, लेकिन हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, खून का बहना बंद हो जाता है, रक्त बनता ही नहीं है, या उपरोक्त सभी। खून का क्या हो जाता है बेटा? बहना, जो जिसको हीमोफीलिया की कमी हो, हीमोफीलिया होता है, उनका खून बहना बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया क्या है? खून का बहना बंद नहीं होता है बेटा। अगला प्रश्न, किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? पहला क्या है? एपिथेलियमी, पेशिकी, संयोजी या तंत्रिकी। तो बेटा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एपिथेलियमी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? कहीं चोट लगी है या घाव लगी है, उसको भरने में कौन सा ऊतक सहायक होगा? एपिथेलियमी या पेशिकी या तंत्रिकी या ये सभी? तो यहाँ पे हो जाएगा एपिथेलियमी। कौन हो जाएगा? एपिथेलियमी ही घाव भरने के सहायक होती है। अगला प्रश्न क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तंत्रिका ऊतक की इकाई है एक्सॉन, न्यूरॉन, बोमेन कैप्सूल या गुच्छिका। तो बेटा न्यूरॉन जो होती है तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। कौन होती है? न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है? ऊंट का कुबर किस ऊतक से बना होता है? ऊंट का कुबर किस ऊतक से बना होता है? कंकाली ऊतक से, पेशीय ऊतक से, वसीय ऊतक से, उपास्थि ऊतक से? तो बेटा वसीय ऊतक से ऊंट का कंकाल, ऊंट का क्या बना होता है? कुबर बना होता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क ऊतक का उदाहरण है, लीवर, किडनी या रक्त? तो बेटा सही उत्तर होगा तुम्हारा डी वाला, रक्त किसका उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक के उदाहरण है। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक के उदाहरण क्या है? लिम्फ है, रक्त है, हड्डियां है या ये सभी है? तो लिम्फ, रक्त और हड्डियां ये सभी बेटा संयोजी ऊतक के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी, संयोजी, उपकला या तंत्रिका? तो बेटा रक्त हमारा किस प्रकार का ऊतक हो जाएगा? संयोजी ऊतक हो जाएगा। कौन सा ऊतक हो जाएगा? संयोजी ऊतक हो जाएगा। अगला, मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में, मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? आरेखीय ऊतक, हृदय ऊतक, रेखीय ऊतक या ये सभी? बेटा रेखीय ऊतक पाए जाते हैं, रेखीय ऊतक पाए जाते हैं। अगला, संकुचनशीलता ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है संयोजी, पेशी, तंत्रिका या ये सभी? कौन पाया जाएगा? पेशीय ऊतक संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, चेतना ऊतक के नाम से जाना जाने वाला ऊतक कौन सा है? तंत्रिका, उपकला, पेशी या ये सभी? तो बेटा चेतना ऊतक कहा जाता है तंत्रिका ऊतक को। किसको कहा जाता है? तंत्रिका ऊतक को कहा जाता है।
अगला और अंतिम प्रश्न है मेरा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश काल कहा छोटी आंत में संपन्न होता है। किसमें संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। तो इसी के साथ ये क्लास हमारी क्या हो गई बेटा? जीव विज्ञान की ये क्लास समाप्त हो गई। सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये, और आप सभी अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पे करना शुरू कर दें। कुछ नया ना पकड़े, जो पुराना है उसी का रिवीजन करें। करंट उत्तर प्रदेश और पेपर का लेवल तो टफ जरूर होगा। धन्यवाद।